हम कोई शिकायत लेकर जाते हैं, अपनी सुनवाई नहीं होती कई बार पुलिस स्टेशन। फिर कोई हमें हमारा रिश्तेदार बता देता है फलाना मंत्री से जैक लगवा दो, फलाना मंत्री से कॉल करवा दो, तो साहब सुन लेंगे। नेताजी से बात करके वो तेरा कम करवा देंगे। जैसे मैं यूनाइटेड नेशन में रहा वहाँ 1 साल, तो वहाँ की पुलिस भी थी और भी देशों की पुलिस थी, 50 देशों की पुलिस एक साथ काम करती थी। अगर आदमी 5 करोड़ रुपए की गाड़ी भी लेके आया, मैंने रोक लिया उसको और मैंने चेकिंग करके पाया कुछ गड़बड़ है, गाड़ी इंपाउंड करूँगा, तो उसने एक बार भी प्रभाव दिखाने के लिए कि मैं किसी मंत्री का बेटा हूँ या किसी अफसर का हूँ, वो वहाँ परंपरा ही नहीं है जो सोचे कोई आदमी। जो पहले सोच कर आते हैं कि मुझे बेदाग छवि रहना है, समाज में बदलाव करना है, ये बदलाव अपने ही अंदर कैसे हो जाता है कि रिश्वत लेने लगते हैं छोटी छोटी चीजों पर। होगा जी जनाब, देख लो जी, निपटा लो जैसे भी करना है, तो आप ऑफर कर रहे हो, पहले ही ऑफर कर रहे हो। रिश्वत होती है मैडम 3 तरह की। एक होता है शुक्राना, महंगी से महंगी शर्ट ले आओ, एक 5 लाख रुपए की मैंने मान लो शर्ट ले ली, कहीं से खरीद के मंगवा ली बाहर से या कोई भी, और एक आदमी वो 5 लाख रुपए की शर्ट पहन के चला गया और मैं अपनी 2,500 रुपए की वर्दी पहन के चला गया, लोग मेरे को देखते हैं। तो ये यूनिफॉर्म की बड़ी पावर है, बहुत ताकत है जी। आप मानते हैं, आपने देखा किसी अपराधी कोई ऐसा है जिसको जो धार्मिक आस्थाओं को मान रहा है और उसने अपराध करना छोड़ दिया हो या अपराध कम कर दिया हो? मेरा अपना एक्सपीरियंस है, 80-80 साल का आदमी जब संपर्क में आता है और कोई काम उसका होता है या प्रयास होता है, ना भी होता, हर बार नहीं होती सक्सेस, भाई हर एक केस ट्रेस नहीं कर पाते, तो वो 80 साल का आदमी आपको कम्प्लीमेंट देके जाता है कि जी आज मेरी दिमाग में जो इमेज थी ना वो सिर्फ सुनी थी, आज वो चेंज हो गई। खरगोश पकड़ के ला रहा है, वो तो था जी स्कूल से बंक मारना मेरी पक्का भाई। आप बंक मारते थे? निश्चित रूप से था। आपकी बातों को सुन के तो नहीं लग रहा है मुझे। नहीं, पक्का था जी, वो तो स्कूल में रहना ही नहीं था, लगे जगह एक यार दोस्त था हमारा साथी नरेश, उसके घर में बैग रखना था और वो भाग जाना। कितने बजे तक, मतलब कभी ऐसा हुआ है घर में सो रहे हो अचानक से कॉल आया आपको उठ के जाना पड़ेगा? ये तो रोज का काम है, रोज का काम। ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है जी, ये तो पुलिस के लिए। एक बार मैं SHO था जी, एक मजिस्ट्रेट थे, मेरे इलाका मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने मेरे को कहा था कि जो न्याय तू थाने में बैठ के कर देगा ना, वो कहीं भी सुप्रीम कोर्ट तक भी पता नहीं मिले या ना मिले, वो बहुत लंबे समय के बाद मिलेगा। बहुत बार होता है कि फ़ोन बाहर रखवा लेते हैं सरकारी दफ्तरों में, तो फ़ोन भी लेके आओ, कई बार 2 पक्ष की बातचीत सुन रहे हो, तो कई बार एक पक्ष कहता है कि देखो ये रिकॉर्डिंग बना रहा है आपकी, तो मैं कहा भाई छुप के मत बना, आराम से बना, बढ़िया तरीके से। कि बेटे की शादी की चर्चा है, खूब पॉजिटिव चर्चा है, वो क्या हुआ था? मैंने उसमें नीचे लिख दिया था कि आप कृपया कन्यादान नहीं करवाएंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। तो लिखा तो रात को वो कन्यादान इकट्ठा हो गया 10,78,000 रुपये। कैसे आ गए? मैंने जैसे उसके सिर पे 2 एक बार हाथ फेरा, उसी समय सो गया वो, और मतलब इतनी गहरी नींद में सोया कि मैं मतलब उठा रहा हूँ, और वो क्योंकि 5-7 मिनट तो मैं बैठा रहा, मैं यार अभी कब तक बैठा लेटा रहेगा इसके ऊपर, तो मैं उठा रहा हूँ, तो इतनी गहरी नींद में था कि उठ ही नहीं पा रहा था, मुश्किल से उठा। चोरी डकैती या साइबर, अनपढ़ आदमी मतलब 1000 में से 1 होता है जो अनपढ़ आदमी उसमें ठगा जाता है, क्योंकि वो इतना कॉन्शियस है, वो उसको कोई फ़ोन भी करता है ना तो वो कहता है नहीं ना भाई मेरे से बात मत कर। मेंटली स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण बना। हरियाणा पुलिस में IPS भाई पूरन सिंह और एक और आपके पुलिस जवान की ने जो सुसाइड कर ली, पुलिस डिपार्टमेंट में क्या मेंटली टॉर्चर है, क्या स्ट्रेस ज़्यादा है? आप सभी का स्वागत है पॉडकास्ट विद दीपा राणा में, और आज के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट है जो ऑन डिमांड पुलिस ऑफिसर, यानी कि जब जब हालात गंभीर होते हैं तब तब उनकी डिमांड वहां होती है, चाहे हरियाणा का जाट आंदोलन हो या फिर राम रहीम सिरसा केस हो या फिर किसान आंदोलन हो, जहां जहां हालात बिगड़े वहां वहां हमारे ये ऑफिसर साहब पहुंच गए। लेकिन मजे की बात ये है कि साहब का ट्रांसफर जहां से होता है वहां अपराधी पार्टी करते हैं, खुश हो जाते हैं कि साहब जा रहे हैं, अब हम मजे से अपराध कर सकेंगे। लेकिन वहां की जनता परेशान हो जाती है कि अब हमारी कौन सुनेगा, साहब को मत भेजो, साहब का ट्रांसफर रोक दो। और यहाँ तक कि लोग सड़कों पर आ जाते हैं ज्ञापन देने के लिए, मुख्यमंत्री तक को पकड़ लेते हैं कि साहब का ट्रांसफर रोक दो, साहब का ट्रांसफर मत होने दो। वेलकम है DSP हरियाणा राजेश चेची। नमस्कार दीपा जी, बहुत धन्यवाद आपका। सर थैंक यू ये टाइम देने के लिए। नहीं बहुत। और आज के इस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें होंगी
आपके अनुभव को लेकर, बिल्कुल और किस तरीके से आपने गुड़गांव में इनकाउंटर किया, किसान आंदोलन में गंभीर हालातों में भी आपने वहां अपनी ड्यूटी निभाई, किस तरीके से जाट आंदोलन में जब हालात गंभीर थे उस वक्त वहां आपकी पोस्टिंग की गई, तब हालात कैसे थे। तो तमाम चीजों के लिए आर यू रेडी सर? बिल्कुल बिल्कुल मैम। सबसे बात पहले शुरू यही करते हैं कि पहले बचपन में ही सोच लिया था कि हाथ में पिस्टल लेनी है और अपराधियों को एनकाउंटर करना है? नहीं, ये सच्चाई है आपकी। मेरे दरअसल मेरे फादर साहब जो थे वो भी पुलिस ऑफिसर थे, तो शुरू से घर में पैदा हुआ तभी से पुलिस देखी है, तो मेरे को लगता था कि पुलिस से अच्छी नौकरी नहीं हो सकती। और वास्तव में मैं तो 10वीं पास करके, उस समय 12th की बजाय 10वीं ही क्वालिफिकेशन थी जो ज़रूरत थी, तो मैं तो 10वीं पास करते ही और कांस्टेबल भर्ती होने की फिराक में था। पर मेरे फादर ने जिद किया कि नहीं भाई तुम पढ़, भाई ग्रेजुएशन तो कर। वो एक्चुअली तो मेरे को MBBS करवाना चाह रहे थे, पर मैं उस लाइन पे नहीं गया और मैं सिंपल ग्रेजुएशन की, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की, और फिर मैं उसके बाद हरियाणा पुलिस में ASI आ गया था जी 94 में। और अब मैं पिछले 12 साल से DSP हूँ, सेवा कर रहा हूँ। तो अभी तक चेची साहब ने किस किस डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दिया? मैं दरअसल हरियाणा पुलिस के अलावा, जैसे हरियाणा पुलिस में तो चाहे स्टेट क्राइम है, चाहे ऑफिस में रहा हूँ, लाइन अफसर भी रहा हूँ, कोई SSCID में भी रहा हूँ, CM फ्लाइंग में भी रहा हूँ, कोई फील्ड ऐसा लगभग मैंने कवर किए हैं। बाकी डेपुटेशंस पे भी मैं बहुत गया हूँ, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो में मैं गया हूँ, वहीं से फिर मैं ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में चला गया था, एयरपोर्ट पे रहा 2 साल, या IGI एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन में, और नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी मैं डेपुटेशन 2 साल निकाल के आया हूँ। और यूनाइटेड नेशन में भी मैं सब इंस्पेक्टर था उस समय, मैं और एक मेरा साथी था, हम दोनों, जितेश मल्होत्रा भी हैं, ACP हैं, हम दोनों थे पहले सब इंस्पेक्टर हरियाणा के जो UN में गए थे। उसके बाद और भी बहुत से लोग गए, तो उससे पहले HPS और IPS ही जाते रहे थे हरियाणा से। तो इस तरह से बड़ा एक्सपोजर हुआ जी, चारों तरफ घूमने का मौका मिला। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका कौन से डिपार्टमेंट में रहा? CM फ्लाइंग में रहा, IB में रहा? असल में सब जगह का अपना अपना एक है तरीका। मैं ये कहूँगा जैसे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में सिर्फ आपको पासपोर्ट वीज़ा चेक करना है, एंट्री करवानी है, या एग्जिट पे हो जिस दिन आप डिपार्चर में बैठे हुए हो तो भी आपने यही काम करना है। परंतु वहाँ भी ऐसा होता था, जैसे मैं 2004 के आसपास गया था, तभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहुत बड़ी थी उस समय, तो स्टाफ था कम, तो बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती थी। तो मेरा ये था कि जब तक लाइन लगी हुई है तो तब तक चाहे पूरी रात ना उठना पड़े टॉयलेट जाने के लिए भी, तो मैं लगा रहता था। फिर वहाँ ये श्री विवेक गोगिया IPS हैं, वो हमारे FRR लगे, तो उन्होंने घोषणा कर दी कि जो सबसे ज़्यादा पैसेंजर एक नाइट में क्लियर करेगा उसको एक सर्टिफिकेट और 300 रुपये का रिवार्ड मिलेगा। तो कुछ तो स्पीड थी पहले से ठीक, कुछ मैंने और थोड़ा सा फास्ट किया, तो मतलब जब भी मैं डिपार्चर में या अराइवल में मैं बैठ गया तो 12 लोग बैठते थे, परंतु वो सर्टिफिकेट मैं ही लेके आता था। तो उससे क्या होता था कि खुद की सेटिस्फेक्शन भी मिलती है आपको, और लोगों का भी भला होता है कि काम कर रहे हो और साथ में आपको एक रिवार्ड और एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो इस तरह से हर जगह एंजॉय किया जी। आपके किस्से खूब सुने, कैसे आपने गुड़गांव में इनकाउंटर किया, कैसे सिरसा में आपने वहां वो स्थिति संभाली। उस वक्त लोग चेची साहब को जानना चाहते हैं, चेची साहब कहाँ से आते हैं, किस गांव से हैं, परिवार में कौन कौन है? एक्चुअली मेरा गांव तो डिस्ट्रिक्ट रोहतक में पड़ता है मैम, महम के पास गांव है मेरा सीसर, पर मेरा जन्म भी नारनौल में ही हुआ, और क्योंकि वहीं नारनौल में घर बना लिया था मेरे पापा ने, तो वहीं मैं पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा, और वहीं से मैं नौकरी लग गया। मेरे फादर मदर के अलावा मेरे 2 बहनें और एक भाई था। भाई एक्सपायर हो गया था वो 30 साल पहले, और 2 बहनें हैं वो शादीशुदा हैं। उसके बाद मेरी शादी हुई तो मेरे भी 2 बच्चे हैं, दोनों ही शादीशुदा हैं वो, और हम एक साथ ही रहते हैं। बेटी अपने ससुराल में रहती है, 8 साल पहले उसकी मैंने शादी की थी। तो ये अभी 2 नाती भी हैं, हालांकि मेरे एक बेटा एक बेटी है बेटी के पास। बेटे की शादी तो अभी की है, तो अभी 1 साल पहले ही। तो बाकी सब खुश हैं, बढ़िया। तो फैमिली में पहले भी कोई पुलिस डिपार्टमेंट में रही? हाँ, मेरे फादर खुद पुलिस में थे, जैसा मैंने बताया, और मेरे 2 बहनें हैं, तो दोनों बहनों ही एयरफोर्स में थे। तो इस तरह से वो भी फोर्स में थे और मैं भी, और फादर भी, तो सभी। अच्छा, ऐसा होता है क्या जिस फैमिली में फादर मदर या फिर बड़े कुछ पुलिस डिपार्टमेंट में हो, तो वहाँ ऑटोमेटिकली जो बच्चे होते हैं उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि उन्हें भी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ खुद एक अट्रैक्शन होने लगता है? हाँ, निश्चित रूप से है। अब जो जनरेशन अब जो चल रही है ना जी, वो जो बच्चे थोड़ा सा भी ठीक ठाक काम कर लेते हैं, वो सरकारी नौकरियों से थोड़ा सा बचने लग गए, पुलिस से खास तौर पे। पहले तो करते थे सारे। उसके पीछे की वजह? उसके पीछे थोड़ा सा वर्किंग आवर्स और छुट्टी का थोड़ा वो हेक्टिक शेड्यूल, और वो रह के बच्चे आजकल
उनको आलसी समझ लो या उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत हो गई है प्राइवेट सेक्टर में काम करने की, तो सरकार की इस तरह की अच्छी पॉलिसी है कि अपना बिजनेस भी करते हैं, तो स्टार्टअप के लिए सरकार से फंडिंग भी हो जाती है। अच्छा, फिर प्राइवेट भी सेक्टर्स में फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा में अच्छे जॉब्स हैं। तो बच्चे आजकल सरकारी नौकरी की वो उसको बंदिश समझने लग गए और प्राइवेट में, जैसे मेरा ही बेटा है या बेटी है, वो करे हम तो अपना काम करेंगे, सरकारी का प्रयास नहीं करेंगे। तो इस तरह से सबके ही घर में होता होगा ऐसा। तो यंग जनरेशन जो है वो ऐसा नहीं है कि कम है, आज भी आप अगर 100 वैकेंसी निकालोगे तो 1 लाख फॉर्म्स आएंगे। तो लोग उत्सुक भी बहुत हैं सरकारी नौकरी लगने के लिए, पर जिनके घर में ऑलरेडी सरकारी नौकरी है वो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है अवॉइड करने लग गए हैं। अवॉइड करने लग गए हैं। तो आपको क्या लगता है, वाकई ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब्स जो है, जिस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, टाइम का कुछ पता नहीं है, तो वो थोड़ा कम क्रिएटिव है, प्राइवेट जॉब ज्यादा क्रिएटिव हो गई है? एक्चुअली मैं बताता हूँ जी, ज्यादा कंफर्टेबल, मैन टू मैन डिफर करता है। जैसे मैं हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं घर में नहीं रह सकता भाई, संडे के दिन भी सोचते हैं कि कुछ काम करो। अब वो एक आदमी की टेंडेंसी ये है कि मेरे को तो बड़ा बस आपने 9 से 5 जो कर लिया ठीक है, तो उनके लिए तो पुलिस का जॉब है ही नहीं बिल्कुल भी। ये तो यहाँ तो 24/7 आप छुट्टी पे हो तो भी आप ड्यूटी पे हो, अगर कोई इमरजेंसी आ गई आप छुट्टी पे हो तो भी आपको ऑब्वियसली जाना चाहिए बिना बुलाए। पर वो जिसकी आराम की टेंडेंसी है तो वो तो फिर लेटा रहेगा घर में। ये आप कितने बजे तक, मतलब कभी ऐसा हुआ है घर में सो रहे हो, अचानक से कॉल आया, आपको उठ के जाना पड़ेगा? ये तो रोज का काम है, रोज का काम। ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है जी। ये तो पुलिस के लिए कि आपको कभी दिवाली है, होली है, कभी कोई घर में फंक्शन है, कुछ है और कोई इमरजेंसी आ गई तो आपको जाना ही पड़ेगा, जाना भी चाहिए। क्योंकि आप फिर वो आपकी कॉन्शियस ही अलाउ नहीं करेगी कि मान लो कहीं मेरे फायरिंग हो रही है, मेरे को सूचना मिल गई और मैं घर में लेटा हुआ हूँ, तो फिर ठीक नहीं है ना। जैसे मैंने मेरी बेटी की शादी करी, मैं छुट्टी पे था, तो उस समय एक हरिया नाम का एक बदमाश था यहाँ पे, बड़ा नोटोरियस हो गया था, वांटेड था वो, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस और हम। तो उसकी जैसे किसी ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी कि जी आज हरिया मैंने यहाँ देखा, तो रात को ही मैं, हालांकि घर से तो नहीं गया, पर मैं ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप था तीनों स्टेट का बना हुआ था, मैंने उसी समय रात को ही करके एक्टिवेट सबको और फिर किया, तो उसमें इनकाउंटर हुआ था। वो एक हमारी टीम में, वो हरिया तो बच गया था, परंतु उसके साथ का था जिसने फायर किया पुलिस के ऊपर। तो पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फिर जब फायर किया तो एक बंदा वहाँ एक्सपायर हो गया था वहाँ पे। तो वो आप छुट्टी पे हो तो भी ये तो कह नहीं सकते ना जी, इन्फॉर्मेशन आ गई तो मैं तो छुट्टी पे हूँ भाई, कल बताना मेरे को। तो ये तो पुलिस अफसर का काम है जी। अच्छा, जब मैंने ये बताया कि आज राजेश चेची जी का पॉडकास्ट होने वाला है, तो कुछ सवाल भी आए। आपने बेटी की शादी का जिक्र किया तो मेरे जहन में भी वो सवाल आ गया। लोगों ने कहा सर से, साहब से सवाल जरूर पूछना, उनकी बेटी की शादी की चर्चा है, खूब पॉजिटिव चर्चा है, वो क्या हुआ था? असल में 8 साल, अब फरवरी में 8 साल हो जाएंगे बेटी की शादी को। तो मैंने डिसाइड किया कि कार्ड बांटना बड़ा हेक्टिक होता है, तो मैंने कार्ड नहीं छपवाया और मैंने व्हाट्सएप पे और मैसेज पे ही सबको एक पोस्ट भेजा, सबको रिक्वेस्ट किया कि सब आएंगे। और मैंने उसमें नीचे लिख दिया था कि आप कृपया कन्यादान नहीं करवाएंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। क्योंकि जो लड़का पक्ष, जो वर पक्ष थे, जो दिल्ली से ही हैं हमारे समधी राजेश चपराना की, तो उनकी तरफ से ये था कि 1 रुपए की शादी थी। तो मैंने कहा इन्होंने लेना नहीं तो मैं किस लिए इकट्ठा करूंगा। तो पर लोग मानते हैं नहीं। अब वहाँ शाम को ही शुरू हो गए जबरदस्ती पीछे लगे, तो मैंने फिर एक लड़का बिठा दिया, मैं यार रजिस्टर लेके जो लिखवा रहे लिख ले, मानेंगे तो है नहीं, वरना मेरे को परेशान करेंगे। तो लिखा, तो रात को वो कन्यादान इकट्ठा हो गया 10,78,000 रुपये। तो मैंने कहा बहुत है। तो एक यहाँ प्रयास, एक बल्लभगढ़ में एक संस्था है जो गरीब और लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए काम करती है। तो मैंने उनको पढ़ाना, उनके लिए ये सिलाई सेंटर, बहुत सारी चीज़ें चलाते हैं, उनकी अपनी बिल्डिंग है वहाँ। तो मैंने, वो जगत मदान जी थे तो उस समय उसके प्रधान, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी आप बस भेजो किसी को, ये पैसे मैं डोनेट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने वो दे दिए थे। और एक जो सरकारी हमारा ऑर्फनेज, एक अनाथालय है NIT में तिकोना पार्क के पास, तो वहाँ मैं जाता रहता था अक्सर। तो मैंने उन बच्चों को भी पहले एक स्कूल से रिक्वेस्ट करी, रावल स्कूल के जो मालिक हैं उनसे, कि जी आप 2 या 3 बसेस दे दो ताकि उन बच्चों को ले आए शादी में। किसी ने मेरे को सलाह दी थी कि जी शादी में आएंगे बच्चे, वो ये फैलाएंगे वो फैलाएंगे, तो आप इनको वहीं भेज दो इनके लिए खाना। तो मैं कहता तुम 2 सब्जी और वो भेज दोगे, बच्चे इंजॉय नहीं करेंगे ना। यहाँ इतने 1000 तरह की चीज़ें होती हैं शादी में, वो बच्चे आएंगे। तो उन बसों में उनको लेके आए और फिर उन बच्चों ने 1-2 घंटा अपने खाया पिया, डांस डूंस मारा, फिर उनको वापस छोड़ा, फिर हमने शादी शुरू की थी। भाई बाकी सब गेस्ट हम खाओ गई। तो वो उसमें बस लोग इसीलिए याद करते हैं कि एक तो इतने 100-200 बच्चों को कोई बुलाता नहीं है इस तरह से अपनी शादियों में,
और दूसरा ये था कि वो जो कुछ आया था वो भी डोनेट कर दिया था। तो वो था ना, तेरा तुझको अर्पण, पब्लिक का ही फंड था, वो पब्लिक का दान में उन्हीं के चला गया, उसमें मेरा कोई योगदान बड़ा है नहीं वैसे। ये था जी। जी, देखिए मैंने सुना है ना कि जब पुलिस का नाम आता है ज़्यादातर तो लोगों को ये याद आता है, डर लगता है एक तो। हालांकि कहते हैं कि पुलिस के पास बेखौफ होकर जाओ तभी आप अपनी शिकायत वहाँ लिखवा पाओगे, तभी आप अपनी परेशानी उन्हें बता पाओगे, लेकिन फिर भी लोगों के मन में डर रहता है। पुलिस और जनता के बीच में कहीं ना कहीं जो गैप है वो नहीं मिट पाता। लेकिन जिस तरीके की आपकी छवि है, मैंने सुना है कि आपके दफ्तर के बाहर लोगों को लाइन जो लगती है वो अपनेपन को लेकर लगती है, लोग आपको ऑफिसर कम अपना ज़्यादा मान लेते हैं। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहीं जाओ और किसी बुजुर्ग ने, किसी माता ने आपका हाथ पकड़ा और मतलब आपने आपके बेटे की तरह अपनी फरियाद सुना दी? नहीं, इसमें ये बात फैक्ट है, ऐसा बहुत अक्सर होता है इस तरह का। तो देखो पुलिस की नौकरी में ना जी, मैं हमेशा कहता हूँ, आप महंगी से महंगी शर्ट ले आओ, एक 5 लाख रुपए की मैंने मान लो शर्ट ले ली, कहीं से खरीद के मंगवा ली बाहर से या कुछ भी, और एक आदमी वो 5 लाख रुपए की शर्ट पहन के चला गया और मैं अपनी 2,500 रुपए की वर्दी पहन के चला गया, लोग मेरे को देखेंगे। तो ये यूनिफॉर्म की बड़ी पावर है, बहुत ताकत है जी, और लोग इसकी इज्जत भी करते हैं, कदर भी करते हैं। तो इससे डर होना चाहिए बदमाशों को, ये क्रिमिनल्स को, इससे गलत काम करने वालों को। जो सही आदमी है, शरीफ आदमी है, उसके अंदर तो पुलिस के लिए देख के कॉन्फिडेंस आना चाहिए, डर नहीं आना चाहिए। तो मेरे ऑफिस में, मैं ASI था तब से SHO करी है मैंने, और अभी तक अब कभी मेरे ऑफिस में आना, मतलब वहाँ वेटिंग वाला सिस्टम नहीं है कि पहले वो पर्ची भेजेंगे, कोई बुलाएगा जी अभी साहब बिजी हैं फलाना है। मेरे ये खुले दरबार हैं, कोई भी आओ बैठो, अगर बिजी हो तो पहले आप हो, फिर कर लेंगे काम, सरकारी है। बाय द वे कोई अर्जेंट, कोई चिट्ठी, कोई अर्जेंट काम भी हो रहा है तो आपके सामने ही हो जाएगा बैठ के भी। तो बहुत बार होता है कि फ़ोन बाहर रखवा लेते हैं सरकारी दफ्तरों में, तो फ़ोन भी लेके आओ। कई बार 2 पक्ष की बातचीत सुन रहे हो तो कई बार एक पक्ष कहता है कि देखो ये रिकॉर्डिंग बना रहा है आपकी, तो मैं कहा भाई छुप के मत बना, आराम से बना बढ़िया तरीके से, और सबको दिखाइए ले जाके। कोई सीक्रेसी तो है ही नहीं ना। हाँ, कोई सीक्रेसी है नहीं, अच्छी बात है, दिखाएगा घर पे परिवार में ले जाके, तो बना के ले जा बढ़िया वीडियो भाई, छुपा के ना बनाओ। तो ओपन रहेंगे तो ठीक रहेगा जी, ट्रांसपेरेंसी भी रहती है, और दूसरा आप न्याय भी कर पाते हो। कि जब कुछ अगर मैं डिस्क्रीट रख रहा हूँ, कुछ छुपा के रख रहा हूँ, तो कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो है नहीं, जो सामने सुन रहे हैं वही न्याय हो रहा है। एक बार मैं SHO था जी, एक मजिस्ट्रेट थे, मेरे इलाका मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने मेरे को कहा था कि जो न्याय तू थाने में बैठ के कर देगा ना, वो कहीं भी सुप्रीम कोर्ट तक भी पता नहीं मिले या ना मिले, वो बहुत लंबे समय के बाद मिलेगा। तो वो कैसे कि तुम्हारे पास 2 पक्ष आते हैं, तुम्हारे को साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा झूठ बोल रहा है, कौन सा सच बोल रहा है, कितने लोगों के नाम सही लिखवा रखे हैं, कितने गलत। तो तुमने यहीं पर वो फिल्टर कर दिया, उसको एक तरफ वीड आउट कर दिया, तो वो न्याय यहीं पे दे दिया तुमने उस आदमी को, जिसको 10 साल बाद लग जाएंगे बरी होने में। तो पुलिस का जॉब तो मैडम लोगों में कॉन्फिडेंस लाने के लिए होता है। चेची साहब, कितनी बार आपको रिश्वत देने की कोशिश की लोगों ने? मैडम मैं अभी आपको परसों की घटना बताता हूँ। मैं किसी थाने में गया कोई वेरिफिकेशन के लिए, और मैं जब चलने लगा तो वहाँ एक सो कॉल्ड एडवोकेट थे, तो वो प्रयास कर रहे कि कुछ ले लो जी, हाँ, ले दे के काम हो जाए, मतलब सामने ही बिल्कुल, हाँ, कोशिश ही कर रहे थे देने की, परंतु अब वो पता नहीं था क्या उसके अंदर, क्या नहीं था, बंद पैकेट, पर हाँ मतलब प्रयास था वो। तो एज ए रूल तो वो इलीगल है वो सारा, पर इस तरह का प्रयास सभी के साथ होता होगा। जैसे लोग अक्सर कहते हैं ना कि पुलिस, जैसे मैं ट्रैफिक में रहा हूँ मैडम, गुड़गांव में मैं ट्रैफिक इंचार्ज रहा हूँ, वहाँ पे जिसको भी रोकोगे आप, सब जगह ही होता होगा ये प्रैक्टिस। मैं तो जब सब इंस्पेक्टर था तब की बात बता रहा हूँ, तो पहला आदमी तो प्रयास करेगा फ़ोन मिलाने का। जैसे आपने रेड लाइट जंप कर दी या कोई वायलेशन कर दी है, तो पहला प्रयास तो होगा फ़ोन लो जी, बात कर लो। अगर बात कर लिए फिर बात नहीं बनी, तो फिर अगला प्रयास होगा जी जनाब देख लो, यही निपटा लो, कुछ जैसे भी करना है। तो आप ऑफर कर रहे हो, पहले ही ऑफर कर रहे हो ना, तो अब उसके बाद सामने वाला वो कितना अंदर से मजबूत है कि उसको नहीं ज़रूरत है, उसको तनख्वाह में गुजारा करना है, तो वो फिर वो फिल्टर आउट हो जाता है वहाँ पे। अदरवाइज लोग प्रयास करते हैं ज़बरदस्ती देने का जी। जी जी। तो आपने जो ये प्रयास किया आपके साथ उन्होंने, तो आपने क्या जवाब दिया? नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो क्या था ये मैंने देखा नहीं। आज फिर एडवोकेट थे, मेरा परिचय नहीं था, मैंने बस यही बताया कि भैया ऑन मेरिट होगा जो काम, प्रयास ना करना इस तरह का। तो कोई लीगल एक्शन तो नहीं दिया, क्योंकि उससे पहले कोई बात हुई नहीं, क्योंकि कोई रिकॉर्डिंग कुछ ऐसी कोई डिमांड मतलब कोई ऑफर करते कुछ होता, तो वो तो ऐसे जैसे गाड़ी में बैठ के चला, तो उन्होंने कोशिश किया। मतलब मेरा शक है, हो सकता है कुछ और कहना चाह रहे हो,
परंतु मेरे का शक है कि इस तरह का था वो मामला, तो लोग करते हैं इस तरह के। पुलिस डिपार्टमेंट में आने से पहले जब आप स्टूडेंट होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, इंटरव्यू दे रहे होते हैं, जी तभी हर एक पुलिस ऑफिसर बनने से पहले सोचते हैं, हर एक इंसान सोचता है कि मुझे ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना है, जी जी। बेदाग छवि मेरी होनी चाहिए, मुझे कुछ बदलाव लाना है समाज में। लेकिन धीरे धीरे जो खबरें आती हैं, जिस तरीके की वीडियोस आती है रिश्वत लेते हुए, किसी को डांटते हुए, यहाँ तक कि ये छोटी ऐसी हरकत भी हो जाती है कि किसी ऑटो में बैठे पुलिस वाले और किराया तक नहीं दिया। बिल्कुल। जो पहले सोच कर आते हैं कि मुझे बेदाग छवि रहना है, समाज में बदलाव करना है, ये बदलाव अपने ही अंदर कैसे हो जाता है कि रिश्वत लेने लगते हैं छोटी छोटी चीजों पर? आपने देखा है वैसे? मैं बताऊं जी, मतलब सहमत हैं आप मेरी बात से? हाँ, नहीं मैं सहमत हूँ बिल्कुल, परंतु हर समाज में, हर सोसाइटी में, हर परिवार में सब तरह के लोग होते हैं जी। पर इन जनरल, जैसे मैं यूनाइटेड नेशन में रहा वहाँ 1 साल, तो वहाँ की पुलिस भी थी और भी देशों की पुलिस थी, 50 देशों की पुलिस एक साथ काम करती। तो वहाँ कभी ना तो किसी को मैंने देने की चेष्टा करते हुए देखा, ना कभी लेने की चेष्टा करते हुए देखा, क्योंकि माहौल ही नहीं था। कोई सोचता ही नहीं था। अगर आदमी 5 करोड़ रुपए की गाड़ी भी लेके आया, मैंने रोक लिया उसको और मैंने चेकिंग करके पाया कुछ गड़बड़ है, गाड़ी इंपाउंड करूंगा, तो उसने एक बार भी प्रभाव दिखाने के लिए कि मैं किसी मंत्री का बेटा हूँ या किसी अफसर का हूँ, वो वहाँ परंपरा ही नहीं है, सोचे कोई आदमी। तो इसलिए अब हमारे यहाँ भी, क्योंकि जैसा देखो, जैसा समाज है वैसी ही पुलिस है, वैसे ही डॉक्टर हैं, वैसे ही टीचर हैं, वैसे ही इंजीनियर हैं, मतलब ओवरऑल सब आए तो समाज से ही हैं। अब समाज में अब वो पूरा लेवल पे ही सुधार होएगा ना। हालांकि ट्रेनिंग दी जाती है, गैर कानूनी भी है, तनख्वाह भी मिल रही है। भैया हम अगर बिना पैसे के किसी का काम कर रहे हैं तो कोई एहसान तो है नहीं, उसके बदले में हमें जो एक गरीब आदमी के 5 रुपए की टॉफी भी लेके आता है तो उसमें से जो टैक्स कटता है उससे पैसा मिलता है तनख्वाह का। जो गाड़ी है, ऑफिस हैं, सब सुविधाएं ये पब्लिक के पैसे से ही मिल रही हैं जी। तो मेरी नैतिक ड्यूटी बनती है और मेरा सरकारी काम भी है कि मैं ईमानदारी से काम करूं सबका। परंतु समाज में जिस तरह का माहौल, क्योंकि मैं कंपैरिजन कर पा रहा हूं, मैं बहुत जगह रहा हूं, बाहर भी डेपुटेशन पे, जैसे ह्यूमन राइट में रहा हूं या IB में रहा हूं, कहीं भी रहा हूं, तो एक समाज पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ लोग हिमाचल के कुछ किस्से मेरे को सुनाए आज से 15 साल पहले कि जी मैं किसी काम के लिए गया और बिना पैसे के मेरा ये कर दिया, ऑफर भी किया तो भी नहीं लिया। पीछे मेरा भी एक इंस्पेक्टर से किसी ने मेरे को बताया, आसाम पुलिस का एक इंस्पेक्टर था, वो किसी काम के लिए आया था, तो वो जो उन्होंने ऑफर कराया उसको, तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं लूँगा भाई पैसे। तो इस तरह के उदाहरण भी मिलते हैं सोसाइटी में, ऐसा नहीं है, पर जैसा देश वैसा भेष वाली बात भी है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जो ये भूल जाते हैं कि हम सरकार के लिए काम कर रहे हैं, सोशल वर्क है एक तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट में रहना, समाज के लिए काम कर रहे हैं, देखो, लेकिन वो उल्टा समाज को डराकर उनसे घूस लेकर उनका काम करवाते हैं। देखो, रिश्वत होती है मैडम 3 तरह की। एक होता है शुक्राना। कई बार आदमी होता है जो जिद पकड़ जाते हैं कि आपने उसका काम कर दिया तो जबरदस्ती नहीं जी मैं तो एज ए टिप भी कह लो, या मैं शुक्रिया करके, आप सरकारी हो या प्राइवेट हो, मैं तो आपको दे के ही जाऊंगा जी कुछ ना कुछ, चाहे कहीं चैरिटी करवा लो मेरे से कुछ ना कुछ। उसकी कॉन्शियस से वो करता है इस तरह की जबरदस्ती या प्रयास। दूसरा, एक जैसे मैं एडवोकेट का बता रहा हूँ, ये दूसरा काम क्या है। दूसरा एक होता है नजराना, कि मेरे को कुछ भेंट दोगे तो ही मैं काम करूंगा। उसमें आपने डिग्री अपनी तरफ से लगा दी कुछ ना कुछ, कि भाई मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे को ये नजराना दोगे तो ही काम करूंगा। और तीसरा होता है जबराना, कि भाई आपने जबरदस्ती कर ली, भाई काम करूंगा ही नहीं जब तक मेरी ये इच्छा पूरी नहीं करोगे आप, कुछ भी आप पैसे की है, कोई और अपना पर्सनल इंटरेस्ट कुछ भी उल्लू सीधा करवाना चाह रहे हो। तो हैं तो तीनों ही गलत। अगर मैं गिफ्ट भी स्वीकार कर रहा हूँ तो बाकायदा लिखित में है कि आप नहीं करोगे स्वीकार, दिवाली पे भी आप किसी से गिफ्ट नहीं लोगे, वो भी गलत है, तीनों ही गलत। पर उसमें एक दुआ और बद्दुआ वाली बात भी जुड़ जाती है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जिस तरह का धार्मिक सिस्टम है, चाहे किसी भी धर्म हो, हम दुआ और बद्दुआ के ऊपर करते हैं। तो आप जबरदस्ती 5 रुपए भी किसी से ले रहे हो तो वो, मैं हमेशा कहता हूँ, वो दूध में जामुन का काम करेगा। आपने 1 क्विंटल दूध ले लिया और उसमें 1 चम्मच अगर जामुन का डाल दिया तो पूरे को दही बना देगा। तो वो बद्दुआ वाला पैसा जो है ना, वो आज कहते हैं सब समाज में, मैं सरकारी की नहीं कहता, हर डिपार्टमेंट पूरा समाज में करें कि जनरेशन बिगड़ रही है, जमाना बिगड़ रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये बिगड़ रहे हैं। तो इसके लिए आध्यात्मिक हिसाब से अगर देखें तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन। तो आपने अन्न, कितने लोग हैं जो अच्छी कमाई का अन्न अपने घर में लेके आते हैं और फिर अच्छी कमाई का अन्न खिलाया मैंने और अच्छे माहौल में बच्चों को रखा, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे बच्चे बिगड़ जाएं या किसी के भी बच्चे बिगड़ जाएं। तो अब जहाँ जहाँ इस तरह का
हालांकि दूसरे फैक्टर्स भी हैं आजकल, सोशल मीडिया है, सोसाइटी है, कहीं बात यार दोस्त हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ जो आगे पूर्व जन्म से भी लेके आता है बंदा। पर मोटा मोटा अगर देखा जाए तो जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। आप सात्विक कमाई के साथ सात्विक भोजन घर में लेके आ रहे हो, सात्विक माहौल है, तो आपके बच्चे नहीं जाएंगे इधर उधर। सर, बात भ्रष्टाचार की है कि किस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट पर ये आरोप लगता है कि वो रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचार आगे बढ़ रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? मैम देखो, जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, वो पुलिस नहीं, किसी भी विभाग में, इवन प्राइवेट भी कंपनीज में या जहाँ भी भ्रष्टाचार है, चाहे पॉलिटिक्स में भ्रष्टाचार है, उसको देखा जाए ना, तो हम भ्रष्टाचार का मतलब किसी से आप एक्सटोर्शन कर रहे हो, ज़बरदस्ती पैसा ले रहे हो, यानी लूट कर रहे हो। तो एक जो प्रोफेशनल जो लुटेरा है, जो क्रिमिनल है, जो लूट करता है, चोरी करता है, स्नैचिंग करता है, वो भी जो लूट करता है तो किसके साथ करेगा आप देखना, वो करेगा हमेशा अनजान आदमी के साथ। मैं ईमानदार नहीं कहता अपने आप को, तो अगर कहीं से मैं कुछ अगर एक्सटोर्ट करने की कोशिश करूँ, मैं अनजान आदमी से ही करूँगा। परंतु हम सीखते हैं घर में क्या, कि आप अपने जानकार को कैसे लूटते हो। अब आप कहोगे घर में तो कोई नहीं लूटता, पर मैं कहता हूँ घर में लूटते हैं। कैसे लूटते हैं? जैसे मैं अपने बेटे की शादी करता हूँ, तो मैं जिस दिन वो पैदा होता है उसी दिन से प्लान बना के चलता हूँ कि मैंने इसकी शादी में कैसे कैसे लूटना है सामने वाले को। तो जब शादी करेंगे दहेज के नाम पे जो हम पैसा लेके आते हैं, लूट का मतलब क्या, जो आपकी मेहनत की कमाई नहीं है वो लूट है। तो वो दहेज जो लेके आते हैं, मैं तो मानता हूँ वो लूट है। बारात में, छूछक में, हर ओकेजन पे, कभी दिवाली पे, कभी होली पे लड़की वाले को हम लूटते हैं। तो वो बच्चा घर में ही देखता है वो कि कैसे लूट करते हैं अपने ही लोगों के साथ। फिर वो आदमी किसी भी प्रोफेशन में आता है तो फिर वो वही ट्रेंड चलाता है कि कैसे मेरे को इजी मनी इकट्ठी करनी है, तो जहाँ उसको मौका मिलता है वो लूटता है। तो मैं कहता हूँ कि वो चीज़ तो घर से ठीक होगी, समाज से ठीक होगी, कि समाज में हम ये ट्रेंड ही सुधारें कि हम सामने वाले को, चाहे वो लड़की पक्ष है या जो भी कोई आदमी जिससे मेरे को पैसा मिल रहा है, घर में ना लेके आऊँ। तो वो फिर वही चीज़ फिर आप प्रोफेशन में भी लेके आओगे। आप बच्चे में दया भावना आएगी कि वो दया ही दिखा रहा है कि वो एक लड़की पक्ष है, वो अमीर भी है चाहे गरीब भी है, उसको कहता भी नहीं दे पैसे। तो वो चीज़ फिर अपने आप पूरी सोसाइटी को सुधार देगी। बिल्कुल। एक सवाल साइबर फ्रॉड पर, जिस तरीके से साइबर फ्रॉड की मैंने बात की, किस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, मैंने एक पोस्ट देखी, आपका स्टेटस देखा था, उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि अभी आपके साथ भी क्या इस तरीके से साइबर क्राइम? एग्जैक्टली हाल ही में क्या हुआ है कि मेरी फर्जी फेसबुक आईडी बनाई हुई है किसी ने, अभी चल रहा है ये काम, और उसने फर्जी फेसबुक आईडी बना के और सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। और वो जो फ्रेंड्स जो विश्वास करते हैं, जैसे मेरा हो, तो वो उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे ही पोस्ट करते हैं तो फिर वो कहता है जी फ़ोन नंबर आप देना, मेरे पास गुम हो गया। फिर फ़ोन नंबर दे रहे हैं तो फिर वो कह रहा है जी मैं तो साहब का दोस्त हूँ और मैं सीआरपीएफ से या किसी का बता रहा है ऐसे ही कि, और मेरी ट्रांसफ़र हो गया अचानक। मैं वो फर्नीचर बेच रहा है, और फर्नीचर मतलब शो कर रहा है, पिक्चर्स भेजता है, अपने खुद के आइडेंटिटी कार्ड की पिक्चर भेज रहा है। तो इस तरह से लोग, उनको तो ये पता ही नहीं है क्रिमिनल को, वो तो थोड़ा सा भी कोई जिसका ठीक ठाक सर्कल होगा उसको वो उसकी फेसबुक आईडी या इंस्टाग्राम आईडी फर्जी बना के वो कर लेते हैं। और दूसरे जो फाइनेंशियल फ्रॉड डायरेक्ट जो हो रहे हैं, वो हो रहे हैं कि आपको कोई ना कोई लोभ दिया जाएगा कि जी आपके पैसे डबल कर देंगे, एक ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, उसमें उनके ही लोग हैं, वो फर्जी आपको स्क्रीनशॉट भेजेंगे, अपने अकाउंट स्टेटमेंट दिखाएंगे कि देखो जी मेरे 1 लाख के 2 लाख हो गए, मेरे 2 लाख के 5 लाख हो गए। तो आप विश्वास कर लोगे, और आपने जैसे ही ये किया, उसमें उस पर विश्वास किया और कुछ पैसा उसमें इन्वेस्ट किया, तो आपके पैसे डूब जाएंगे। तो ये सीधा सा एक कंसेप्ट है कि आपको फ्री में कहीं दुनिया में कहीं कुछ नहीं मिलेगा। शॉर्टकट पैसा कमाने का तरीका कोई नहीं है। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की आपको 40 रुपये में दे रहा है, तो आपको वहीं दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये कोई ना कोई मेरे से चीटिंग की तैयारी हो रही है। तो आपने भी कहीं अपना केस रजिस्टर करवाया? एक्चुअली मैंने साइबर को बिल्कुल सूचना दी है, और वो उस पर काम भी कर रहे हैं, और जल्दी ही वो आइडेंटिफाई भी हो जाएगा। उन्होंने फेसबुक को भी लिख दिया, और सारा जो प्रोसीजर होता है वो चल रहा है, कार्रवाई चल रही है। आपने धार्मिक बातें कही, आपने कहा कि कुछ धार्मिक चीज़ें भी होती हैं, उसी से मेरे जहन में एक सवाल आया। आप इतने सारे डिपार्टमेंट्स में रहे हैं, अमूमन आम लोगों के अंदर एक विचारधारा होती है कि अगर भारत से ये धार्मिक आस्था खत्म हो जाए धीरे धीरे, तो अपराध और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो धार्मिक आस्थाओं के नाम पर ही गलत काम करने से खुद को रोके बैठे हैं। आप मानते हैं, आपने देखा किसी अपराधी कोई ऐसा है जो धार्मिक आस्थाओं को मान रहा है और उसने अपराध करना छोड़ दिया हो या अपराध कम कर दिया हो? मैंने ऐसे अपराधी भी देखे हैं जो हर महीने वैष्णो देवी जाते थे और फिर यहाँ आके जुआ सट्टा और दूसरे उल्टे काम करते थे। तो ये बात सही है। देखो, हम आम आदमी, हम जो पूजा पाठ करते हैं ना, 2 ही कारण से करते हैं।
एक्सेप्शन सब जगह हैं, बिना स्वार्थ के भी लोग करते हैं, नहीं आमतौर पर डर से करेंगे या स्वार्थ से करेंगे कि भगवान मेरे को ये दे दे वो दे दे, या अल्लाह या गॉड जिसके लिए भी हम करेंगे, और या फिर डर से करेंगे। जो असली आस्था है ना, मैं हमेशा कहता हूँ आस्था और विश्वास में एक बड़ा हेयर लाइन, एक बड़ा बहुत ही बारीक लाइन है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अगर आप इजाजत दें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जरूर सर। क्योंकि बड़ा अच्छा सवाल है आपका ये। तो इसमें देखो, आस्था, किसी से कहो आस्था और विश्वास में फ़र्क क्या है, कि एक आदमी कहे कि जी मेरे को विश्वास है आज बारिश होगी, तो इसमें कोई ऑकवर्ड नहीं लग रहा, परंतु एक आदमी कहे मेरे को आस्था है कि बारिश होगी, तो सब सोचेंगे यार ये क्या बोल रहा है। तो अलग अलग हो गया ना। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कैसे करेंगे, एक 10 मंजिल की 2 टावर हैं, उनके बीच में एक आदमी ने रस्सा बांध रखा है, मैं समझाता हूँ। उस पे एक आदमी साइकिल चला रहा है रस्से के ऊपर, और सैकड़ों हजारों लोग एक शो देख रहे हैं। वो उन्हें सबको दिखाया, फिर उसने अपने एक बच्चे को बिठाया और साइकिल पे लेके घुमा दिया उसके ऊपर, फिर दोबारा ले गया दूसरे बच्चे को बिठा के, उसने बीच में साइकिल रोक के उसको कुछ खाना खिलाया, फिर उसको घुमा के वापस लिया, नीचे उतरा, सब क्लैपिंग कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ। तो वो उतर के आता है, भाई हाँ सबको हो गया विश्वास, अरे हाँ भाई सामने देखा है, विश्वास हो गया, इसमें तो कोई है ही नहीं, कोई टोना टोटका नजरबंदी कुछ नहीं दिख रहा है तू। तो कह रहा अच्छा विश्वास हो गया, तो आप अपने बच्चे को दो, किसी को कोई अपना बच्चा दो, मैं उसको लेके जाता हूँ ऊपर बिठा के। आप सोचो कोई देगा अपना बच्चा? कोई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि विश्वास तो हो गया, पर आस्था नहीं आई। आस्था नहीं आई। तो आस्था जो है ना, वो विश्वास की अगली डिग्री है। अगर वो आस्था आ जाती तो वो 100% दे देते उसको, कि अब आस्था आ गई। तो हम भगवान में आस्था तो करते हैं, मतलब कहते हैं हमारे को आस्था है या विश्वास है, परंतु असल में हमारे को कोई आस्था विश्वास मैं समझता हूँ कि नहीं होती, वरना तो फिर हम उसके हाल पे छोड़ देंगे। आप सबको पता है कि हमारे शरीर में, हम जीवन में 5% ही है जो सोच के करते हैं या दिमाग से कुछ करते हैं। जैसे आपने अन्न खाया या दूध खाया या केला खाया, वो कैसे उसमें से विटामिन, प्रोटीन, आपकी बोन्स, आपकी स्किन सब बन रही है, तो वो तो एक एक सेल का भी अपना खाना है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो अपना खाना बनाती है, अंदर इंसुलिन रिसेप्टर हैं, एक एक कोशिका का इतना जटिल है जो आप समझ ही नहीं सकते। तो वो तो सब कुदरत ने चला रखा है। तो मेरे को अगर आस्था होगी तो मैं भगवान के वाले छोड़ के चलूँगा ज़िंदगी के, भाई सही है, अपने आप करेगा, अपने व्यवस्था, अपना काम करते चलें, बस किसी को बद्दुआ ना दे। तो ये जीवन सूत्र भी बनाया जा सकता है कि मैं अपने काम ठीक रखूं। मैं गाड़ी भी चला रहा हूं तो किसी भाई को, कोई किसी दूसरे को मैं डिस्टर्ब ना करूं कि वो उसकी अंदर से उसका मन खराब हो कि गलत तरीके से चला रहा हूं, फिर अपने आप सब चीज़ ठीक होती जाती हैं। मैंने आपसे पिछली बार बातचीत की थी, इंटरव्यू किया था, जी, तब मैंने जाना था कि आप वीगन हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी भी आप वही फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि मैं अब नहीं हूँ, मैं लगभग 1.25 साल मैंने बिल्कुल मैंने अन्न नहीं खाया, और मैं मिल्क प्रोडक्ट भी बिल्कुल नहीं लिए। मैं सिर्फ स्प्राउट्स पे और ड्राई फ्रूट्स पे रहता था, और फलों पे। पर 1.25 साल के बाद, क्योंकि उस समय जाट आरक्षण, वो थोड़ी किसान आंदोलन चल रहा था वहाँ पे, तो उसके बाद शरीर में, क्योंकि लगातार वहाँ खड़े रहना पड़ता था बहुत लंबे समय तक, तो फिर मैं दोबारा से खाने लग गया। पर अब मैं सिर्फ ये करता हूँ, जब भूख लगती है खाता हूँ। आपके ऑफिस में आया था तो ऑफ़र कर रहे थे, तो मैंने मना की थी हाथ जोड़ के कि मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि अंदर से डिमांड नहीं आएगी तो 2 दिन तक भी मैं नहीं खाऊंगा फिर। वीगन डाइट फॉलो करना एक पुलिस ऑफिसर के लिए खास तौर पर, क्योंकि आपको हर परिस्थिति में हर जगह जाना पड़ता है। जी। मतलब बुरी से बुरी सिचुएशन भी आपके सामने होती है उस वक्त, रात हो, सुबह हो, बारिश हो, कुछ भी हो, गर्मी हो, धूप हो। तो ऐसे टाइम पर वीगन डाइट फॉलो करना कितना मुश्किल है? एक्चुअली जो ज़्यादा काम करती है ना जी, हमारी इंस्पेक्टर तक, कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक डायरेक्ट मेहनत करते हैं हम तो, क्योंकि सुपरविजन के जॉब में आ गए ना जी, तो गाड़ी है, ड्राइवर है, काम भी थोड़ा ज़्यादा ऑफिस का रहता है, बाहर का काम कम रहता है। भाई चेकिंग पे चले गए, आप खड़े नहीं हो, पर कभी जैसे ये जो किसान आंदोलन में था, या वहाँ पूरा दिन खड़े रहते थे, तो ऐसा बहुत कम होता है आमतौर पे। तो इसलिए फिर संभव भी हो जाता है जी, क्योंकि आपको फिजिकली ज़्यादा मेहनत कम करनी है जी। आपने भी बताया किसान आंदोलन का जिक्र किया आपने। किसान आंदोलन के वक्त आपकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, सर्दियों का मौसम था। हाँ, मैं बावल पोस्टिंग थी मेरी उस समय की। 2-3 वीडियो वैसे वायरल हुई थी। एक वीडियो तो वो थी जिसमें एक दिन हम सारे पैरामिलिट्री वाले और सब बैठे हुए थे। पता नहीं, एक बंदर था वहाँ, पेड़ पे रहते थे बंदर तो आसपास, उनमें से एक बंदर को क्या मन में आई, उसको आके मेरे यहाँ बैठ गया। मैं यूनिफॉर्म में था, तो वो बैठ गया हमारे यहाँ मेरे पास। तो मैंने पहले तो मैं भी डरा, मैं कहा यार कैसे आ गया ये। मैंने जैसे उसके सिर पे 2-1 बार हाथ फेरा, उसी समय सो गया वो। और मतलब इतनी गहरी नींद में सोया कि मैं मतलब उठा रहा हूँ, और वो क्योंकि 5-7 मिनट तो मैं बैठा रहा। मैं यार अभी कब तक बैठा लेटा रहेगा इसके ऊपर, तो मैं उठा रहा हूँ, तो इतनी गहरी नींद में था कि उठ ही नहीं पा रहा था, मुश्किल से उठा।
और फिर थोड़ी देर खेल खूल के चला गया। एक वो वीडियो थी और दूसरी वीडियो वहाँ वायरल हुई थी जी कि इससे पहले कभी आपने बंदर को नहीं कभी नहीं टच भी किया था? नहीं टच तो किया था जी। हाँ। बचपन में कुत्ते बिल्ली ये सब पाल रखे हैं, बंदर बंदर सारे, परंतु आपको डर नहीं लगा? लेकिन परंतु हाँ नहीं डर नहीं लगा बदमाश। क्योंकि मैं कुत्तों, मेरे यहाँ भी पुलिस लाइन में बहुत सारे डॉग्स हैं मेरे पास जो स्ट्रीट डॉग के साथ रहते हैं। और एक दूसरी ये था कि एक लेडी थी, वो थोड़ी मानसिक परेशान थी, कुछ ऐसा था, और वो उधर से आई राजस्थान, क्योंकि बॉर्डर पे तो थे ही हम बैठे हुए, वो आई उधर से और एक बैरिकेड था वो सीमेंट वाला, उन दो के बीच में बैठ गई ऐसे, और सर्दी में नंगे पैर और पहना हुआ कुछ नहीं था। तो मेरे को लगा यार इसको तो ठंड लग रही है क्योंकि, तो मैं गया तो नाम नूम तो बताया नहीं उसने, क्योंकि वो बताने लायक थी नहीं, इस तरह की यंग ही लड़की थी। तो मैंने उससे उसको अपनी जैकेट ऑफर की निकाल के, मैं कहा ये ले लो सर्दी का मौसम है। तो उसने नीली पहले, फिर मैंने उसको जब पहनाने लगा तो वो फिर उसने पहन ली और वो जैकेट पहन के और फिर वो उधर राजस्थान साइड में वापस चली गई। तो वो वीडियो मेरा कोई वो था नहीं, मतलब ये मोटिव नहीं था कि बनाऊं, और ना मेरे को पता था। वो तो लास्ट के 10-1 सेकंड की जब मैं उसको पहना रहा था ना, मुझसे बात तो 1-2 मिनट हुई है, पर लास्ट के 10-15 सेकंड की वीडियो किसी ने, मेरे मुलाजिम ने वहां से दूर से बना ली। तब वो मेरी वीडियो फेसबुक वगैरह पे डाल ली उसने, या मैंने पता नहीं, तो फिर वो वायरल हुई थी। ऐसा था। तो लोगों ने काफी तारीफ की उस पर? हाँ, क्योंकि पुलिस वाले से ऐसी उम्मीद नहीं करते लोग। क्यों नहीं करते पुलिस वाले से लोग ऐसी उम्मीद? यूनिफॉर्म उतार के नहीं, किसी से भी नहीं करते। अब कोई सामान्य आदमी भी कोई जा रहा है, वो कोट उतार के या जैकेट उतार के कौन पहनाएगा किसी को भी? नहीं, आपने ये स्पेशली कहा इस चीज को हाँ, मैं वही कि कह रहा देखो पुलिस का जो स्लोगन है सेवा सुरक्षा सहयोग, Yes. और ये खाकी वर्दी, समान वर्दी इसलिए पहनाई भी जाती है ताकि सब एक बराबर लगे और लोगों को विश्वास हो। जी, फिर जी। पुलिस से ऐसी उम्मीद क्यों नहीं की जाती? क्यों आज तक ये जो पुलिस और जनता के दरअसल- बीच का गैप है नहीं मिटाया जा रहा मैं है? बताता हूँ इसके पीछे रेपुटेशन कैसे खराब होती है। जैसे मैं अक्सर कहीं भीड़ में जब भी खड़ा होता हूँ ना, कहीं जैसे सूरजकुंड मेला या कहीं भी आप ड्यूटी पे खड़े हो यूनिफॉर्म में, अक्सर कोई ना कोई माँ अपने बच्चे को पकड़ के लाती है कि सर ये मान नहीं रहा है, धमकाना है इसको। अब मैं कहा यार पहले ही हमारा तो बैंड बजी पड़ी है, अब इसे तुम बच्चे के दिमाग में डाल दो कि देखो जी ये धमकाने के लिए है ये। तो वो जो परंपरा जो अंग्रेजों के टाइम में थी ना, वो बच्चे के दिमाग में, माँ बाप, अब हर माँ बाप तो हिम्मत नहीं करेगा लेके आए किसी यूनिफॉर्म वाले के पास जी धमका दो, परंतु वो जबानी जरूर कहते होंगे कि तेरे को पुलिस में पकड़वाऊंगा, तेरे को ये करवाऊंगा, घर में बच्चे शरारत करता होगा तब। तो वो वहीं से डाल दिया आपने, पहले तो बेस बना दिया वहां से। फिर उसके बाद देखो पुलिस का काम क्या है, लैंड ऑर्डर। अगर आप हेलमेट नहीं पहन के जा रहे या आपने रेड लाइट जंप करी, तो पुलिस का काम है कि वो आपको रोके। अब जब स्वतंत्रता को आप मिसयूज कर रहे हो तो उसको रोकोगे तो उसको बुरा लगेगा, तो एक और दुश्मन तैयार वो भाई जिसका चलान कर दिया वो पुलिस को एक नेगेटिव आदमी आपने तैयार कर दिया। ये नहीं पता कि वो हरियाणा, मतलब इंडिया में 1.5 लाख आदमी रोड एक्सीडेंट्स में मरता है मैडम, उसमें मोर देन 60% लोग होते हैं टू व्हीलर और पैदल चलने वाले। तो अब वो हेलमेट, ये तो पता नहीं है ना कि उसके बच्चों का फायदा कर रहा हूँ मैं अगर हेलमेट का चलान कर रहा हूँ। जिसका एक बार चलान हो गया, वो जब भी घर से टू व्हीलर लेके निकलेगा तो उसके दिमाग में जरूर आएगा यार चलान ना हो जाए, पहन के चलूंगा। तो ऐसे में फिर आपके खिलाफ हो गए लोग। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग उम्मीद नहीं करते कि अच्छे की, परंतु पुलिस के आप किससे सुनोगे तो बहुत हैं इस तरह के किस्से मिलेंगे जो क्या क्या करती है पुलिस, कितना भलाई का काम करती है। जैसे मैं रेलवे में हूँ, अब डेड बॉडीज मिलती हैं, घर वाले वो ऐसे चिथड़े होके मिलती हैं डेड बॉडीज, घर वाले भी हाथ नहीं लगाते, वो हमारे वाले उठा के लाते हैं वहाँ से डेड बॉडी, उसकी मांस हड्डियाँ इकट्ठे करके वहाँ पे। तो वो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव तो मिलना नहीं है, परंतु करते हैं। कोरोना काल में मैंने देखा खुद, कोरोना काल में मेरे बड़ी था, जब लोग मर जाते थे घर वाले भाग जाते थे कि जी हमें नहीं पता आप इसका अंतिम संस्कार आप करोगे, तो वो पुलिस करती है। पुलिस का तो इतना वर्सेटाइल है ना जी फील्ड, आप सोच भी नहीं सकते। बाढ़ आ जाए तो पुलिस, आग लग जाए तो पुलिस, भूकंप आ जाए तो पुलिस, इलेक्शन हो तो पुलिस, साला वो स्कूल के एग्जाम हो तो पुलिस, कहीं प्रोसेसन हो तो पुलिस, मतलब कुछ भी आप सोचो कि जहाँ पुलिस की ज़रूरत नहीं है, परंतु फिर भी बस वो पता नहीं कैसे रेपुटेशन हमारी ऐसी है कि भाई कोई आदमी दुख में ही बुलाते हैं, सुख में ये पुलिस की जो रेपुटेशन, खाकी वर्दी पर जो सवाल उठने लगे हैं, वो अब हुआ है या पहले भी इसी तरीके अब ज्यादा डाउन हो गया? देखो एक कारण क्या है कि खाकी रंग आपको पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलेगा। तो ये जो है ना यूनिफॉर्म का रंग, ये कोई और कोई सामान्य आदमी ऐसे नहीं बनता, पैंट बनवाएगा ना शर्ट बनवाएगा। हाँ, तो अब वो अलग दिखेगा। यही अगर कुर्ता पजामा पहन के कोई कर रहा है, कोई भी, मैं ये नहीं कहता भी सही है वो भाई। अब टीचर्स, मैं CM फ्लाइंग में रहा हूँ मैडम, CM फ्लाइंग में आप क्या देखोगे, मतलब कोई ऐसी फील्ड नहीं है, नकली दूध, नकली पनीर, नकली घी, कहीं मनरेगा के फ्रॉड,
राशन कार्ड के फ्रॉड, मतलब क्या नहीं पकड़ा मैं। नूह में तो बल्कि पत्रकार कुछ लोग जो रोजाना मेरे कवर करते थे वो ये कहने लगे थे कि आपके इस प्रयास से मनरेगा के तो 90% घपले बंद हो गए और 70 से 80% राशन कार्डों के घपले बंद हो गए। और वो राशन कार्ड में जो घपला कर रहा है जो आदमी, वो एक सिंपल उसी गांव का बंदा है जो एक डिपो होल्डर है, और वो जो अनाज उनको गरीबों को मिलना चाहिए था उसकी बजाय कहीं ना कहीं घपला कर रहा है वो उसके साथ। तो ये तो अब इसको क्या कहेंगे, पर हमारे क्योंकि यूनिफॉर्म पहन के रोड पे खड़ा हुआ है तो वो अलग दिखता है थोड़ा सा। ये रेपुटेशन का ये भी कारण है, अच्छी रेपुटेशन भी लोग इज्जत भी करते हैं, बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं। जो एक बार टच में आ जाता है ना, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, 80-80 साल का आदमी जब संपर्क में आता है और कोई काम उसका होता है या प्रयास होता है, ना भी होता, हर बार नहीं होती सक्सेस, भाई हर एक केस ट्रेस नहीं कर पाते, तो वो 80 साल का आदमी आपको कम्प्लीमेंट देके जाता है कि जी आज मेरी दिमाग में जो इमेज थी ना वो सिर्फ सुनी थी, आज वो चेंज होगी मेरे तो संपर्क में आने से। ये बात जो 80 साल के बुजुर्ग ने कही, ये मैं भी कहती हूँ कि जो मेरे दिमाग में भी, वैसे हमारे साथ बातचीत होती रहती है पुलिस डिपार्टमेंट में तमाम लोगों की, पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान, खबरों के दौरान, लेकिन यकीन मानिए जब आप चेची साहब से मिलेंगे या इनके पूरे पॉडकास्ट को देखेंगे, मेरे पहले इंटरव्यू को भी देखेंगे, वॉक बाय टॉक मैंने एक प्रोग्राम किया था इनके साथ, आप इनसे मिलकर देखिए जरा एक बार, आपके जहन में जो पुलिस को लेकर छवि बनी हुई है वो एकदम मिट जाएगी और एक नई छवि तैयार होगी, अपनेपन की, अपने परिवार की और असली खाकी वर्दी की आपके मन में एक नई छवि बनकर तैयार होगी। एक आपने सारी बातें बताई, सीएम फ्लाइंग की बात बताई आपने, वो किससे, ये सीएम फ्लाइंग के दौरान आपने ऐसा कौन सी चीजें अनुभव की जो आप साझा करना चाहोगे, और खासकर आपने बताया कि नूह मेवात में, क्या इस तरीके के फ्रॉड नूह मेवात में ज्यादा मिले? हाँ, वहाँ थोड़ा सा लोग कम पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा ज़्यादा होते हैं, गरीबी भी ज़्यादा है थोड़ी सी, परंतु वो सब जगह पकड़े हमने। मेरे पास 5 डिस्ट्रिक्ट थे, नारनौल, रेवाड़ी और नूह, पलवल और फरीदाबाद। नहीं, तो ये फ्रॉड और स्कैम की वजह गरीबी मानते हो आप? नहीं, या क्या मानते हैं? जो जागरूक आदमी है ना जी, जो पढ़ा लिखा आदमी है, वो तो अपने अधिकारों को मानो, बेशक से वो गरीब है, वो उसको राशन ले रहा है वो, परंतु है पढ़ा लिखा, तो वो तो डिपो होल्डर से उससे लड़ाई करके ले लेता है कि भाई मेरा इतना था तो तुम 5 किलो की 4 क्यों दे रहा है मेरे को। अच्छा, वो उनको इतना समझ होती नहीं है, जो 4 किलो दे दिया तो 3 किलो दे दिया तो वो माफ़ कर रहा है। तो स्टॉक चेक करते थे हम, जैसे भाई स्टॉक चेक करते थे ना जी, फूड सप्लाई के अफसरों को ले जाके स्टॉक चेक करवाते थे कि भाई इसका आज होना चाहिए, इसके पास 25 क्विंटल, इसके पास स्टॉक में निकला है 70 क्विंटल, तो कहाँ से आया? चेची साहब, सीएम फ्लाइंग के दौरान आपने कितनी छापेमारी की? लगभग कोई आंकड़ा तो नहीं है, परंतु एग्जैक्ट तो नहीं है, पर ऐसा कोई दिन नहीं। और ज्यादातर छापेमारी कहाँ की? 5 डिस्ट्रिक्ट में ही होती थी जी, 5 जिलों में बराबर चलता था काम। जैसे आरटीए, जैसे ओवरलोडिंग की भी करी, जीएसटी की भी करी, मतलब जीएसटी में उस दौरान मैं जितना रिकवरी करवा दी ना जीएसटी की, मतलब मेरी सारी जीवन जब से मैं भर्ती हुआ हूँ, जब मैं मरूंगा तब तक जितना पैसा मिलेगा उससे ज़्यादा रिकवरी उस टाइम जीएसटी से करवा दी हमने। ट्रक पकड़ते थे जो जीएसटी चोरी वाले ट्रक चलते हैं हाईवे पे रात को, तो वो हर तरह का प्रयास थोड़ा पता चला। अच्छा, साइबर फ्रॉड आजकल इतना बढ़ गया है, साइबर फ्रॉड में कहते हैं कि पुलिस को कहीं ना कहीं ये आरोप लगता है पुलिस डिपार्टमेंट पर, साइबर पुलिस पर, कि कहीं ना कहीं उन्हें क्लू तो मिल जाता है लेकिन साइबर पुलिस जानबूझकर उन तक पहुंच ही नहीं पाती या पहुंचने की कोशिश नहीं करती, केस को ठंडे बस्ते में रख देती है। मैम, ये सबसे बड़ी गलत धारणा है जी। एक आम आदमी पढ़े लिखा भी ये कहता है कई बार कि जी हाँ पुलिस को पता है जी कौन चोरी कर रहा है, कौन डकैती कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगर कोई कितना भी निकम्मे से निकम्मा एसएचओ लगा हुआ ना, वो ये नहीं चाहेगा कि उसके एरिया में कोई क्राइम हो इस तरह का, चोरी, डकैती, लूट, स्नैचिंग या साइबर। तो साइबर तो बिल्कुल ही, ये तो फेसलेस क्राइम है। कोई आदमी आपका उड़ीसा से यहाँ कर रहा है, कोई अमेरिका, हमारे यहाँ से कोई अमेरिका में कर रहा है, कोई अमेरिका से बैठ के यहाँ कर रहा है, तो आप उसको पकड़ना बड़ा टफ काम हो गया है। हालांकि सरकार ने बड़ा ज़बरदस्त मिशन चला रखा है, आपने देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ से। अब पोर्टल, आप अगर हेल्पलाइन पे कॉल करते हो तो तुरंत इमीडिएटली आपके पैसे, अगर विद इन 30-40 मिनट्स आपने कर दिया, 30 मिनट्स का लिमिट है वैसे पहले तो आपका चांसेस हैं कि आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, रुक जाएगा। और नए नए इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। परंतु लोग 2 ही कारण से ठगे जाते हैं। अनपढ़ आदमी, मतलब 1000 में से 1 होता है जो अनपढ़ आदमी उसमें ठगा जाता है, क्योंकि वो इतना कॉन्शियस है। वो उसको कोई फ़ोन भी करता है ना तो वो कहता है नहीं ना भाई मेरे से बात मत कर, अनजान आदमी। परंतु ये आदमी 2 ही तरीके से फंसता है, या तो लालच से या लापरवाही से। आज ही मेरे को कोई फ़ोन कर रहा था कि जी किसी को 30,000 रुपये भेजने थे
और उसने थोड़ी देर पहले किसी ऑटो वाले को पेमेंट की थी अपने 10-20 रुपए की, और वो नाम सेम था, तो उसने वो 30,000 रुपये उसी नाम पे फिर भेज दिए। और फिर दोबारा उधर से फोन आया, यार तूने पैसे नहीं भेजे, बोला भेज तो दिए यार, दोबारा भेजता हूँ, 30,000 फिर भेज दिए उसी पे। और जब उसको पता चला गया तो ऑटो वाले के अकाउंट में गए, तो ऑटो वाले को वो फोन कर रहा है, तो ऑटो वाला कह रहा है भाई वो तो मेरे खर्च हो गया, अब तो एक दिन बाद ही कह रहा अब तो खर्च हो गए मेरे, अब मिल नहीं रहा, पुलिस ढूंढ रही है। तो लोगों की वही मेंटलिटी तो वही है ना, गलती से आ गए तो कम से कम वापस दे दो। तो साइबर में मैम लोग फंसते हैं लालच के कारण, क्योंकि इस तरह की ठगी के तरीके चल रहे हैं। लोग इंस्टाग्राम में उसमें ग्रुप बना के लोगों को वो झूठे सौजबाग दिखाते हैं, देखो जी इसके 1 लाख के 1.5 हो गए, इसके 2 हो गए, और फिर वो उसके करते भी हैं, शुरू में बढ़ाते भी हैं, किसी के 1 के 1.25 कर दिया, 1.5 कर दिया, 2 लाख के 2.5 लाख कर दिए, वो उसको विश्वास हो जाता है कि हाँ पैसा घूम रहा है इस तरह से। वो जैसे ही उसने एक मोटी ट्रांजेक्शन की, फिर जय श्री राम, फिर बंद गए आपके पैसे। तो इसमें लोगों को थोड़ा सा के लोभ में लालच में ना फंसे। सरकार ने भी बहुत प्रयास किया, देखो रिंगटोन भी लगा दी थी कि आप जैसे किसी को फोन मिलाओगे तो ये वाला ही क्वेश्चन आएगा पहले, बिल्कुल, पर लोग नहीं समझते जी। एक और सवाल आया है हमारे व्यूअर्स के थ्रू आपके लिए। लोग कह रहे हैं कि हम कोई शिकायत लेकर जाते हैं, अपनी सुनवाई नहीं होती कई बार पुलिस स्टेशन, फिर कोई हमें हमारा रिश्तेदार बता देता है फलाना मंत्री से जैक लगवा दो, फलाना मंत्री से कॉल करवा दो तो साहब सुन लेंगे। और ऐसा हो भी जाता है, मंत्री साहब का कॉल जाता है और काम धड़ल्ले से शुरू हो जाता है, फाइल आगे सरक जाती है। मैं इसमें थोड़ा सा मतभेद दिखाऊंगा आपसे। अब जो है ना पुलिस में बहुत सुधार है जी। जो आप 50 साल पहले वाली पुलिस से कंपैरिजन करोगे ना, पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि भाई किसी सिफारिश से ही कोई काम होगा। अगर जायज़ काम है ना, तो क्योंकि हायरार्की है, देखो अगर आपका चौकी इंचार्ज काम नहीं कर रहा तो एसएचओ बैठा हुआ है, एसएचओ नहीं कर रहा तो उसके बाद एसीपी है, एसीपी नहीं है तो डीसीपी है, या कमिश्नर ऑफ पुलिस है फिर डीजीपी है। तो किसी भी लेवल पर हर एक अफसर अवेलेबल है, वो सबसे मिलते हैं। आजकल इंटरनेट, ईमेल फैसिलिटी, ये वो सब अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब बिल्कुल अंधेर गर्दी मची हुई है, ऐसा नहीं है। परंतु अगर नाजायज़ काम करवाना चाह रहे हो तो फिर आप प्रेशर भी बनवाओगे, सारे काम करोगे। मैंने भी देखा है अपने जीवन में कि गलत काम करवाने के लिए आपके साथ भी मंत्री जी के कोई फोन आए कभी? हाँ, मतलब फ़ोन तो आते हैं, पर अच्छी बात ये रही मेरे साथ तो कम से कम कि अगर उनको कन्विंस करें कि जी आपने एक पक्ष ही सुनी है, पर असली बात ये है कि मैंने दोनों पक्ष देख लिए, तो कभी किसी ने दबाव नहीं बनाया। वो समझ जाते हैं हाँ ये झूठ कह रहा है, तो इसको ठीक है, जो जायज़ है वही करो। अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट में होते हुए आप सिर्फ लीगली चीज़ों को देखते हैं, लीगली फैक्ट्स को देखते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि सामने ऐसा बंदा है कि लीगली तो वो गलत हो गया है उससे, लेकिन है वो शरीफ? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा अब तो क्योंकि एसीपी बन गए तो अब डायरेक्ट इंटरवेन नहीं है, परंतु जब मैं एसएचओ रहा हूँ तब तक इस तरह का होता था कि कई बार जैसे कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कार में से स्टीरियो चोर लिया और पता चल गया किसने चोरा है, पकड़ लिया। पता चला तो स्टूडेंट और पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, तो एक गलती होगी तो उसको मौका दे दिया, क्योंकि कंप्लेनेंट भी कहता है जी मेरे को कार्रवाई नहीं करवानी, चलो छोड़ दो कोई बात नहीं, बच्चा है, क्योंकि लीगली तो है, वो ऑफेंस तो हो गया। पर वो बच्चा पढ़ लिख के फिर वो बढ़िया अब या तो अपना बिजनेस कर रहा है या कहीं नौकरी कर रहा है, तो आज भी वो याद करता है कि जी उस दिन अगर मेरे को बंद कर देते आप तो आज मैं यहाँ नहीं होता, क्योंकि अगर मैं जेल में चले जाता तो हो सकता है मैं कहीं गलत संगत में पड़ जाता, कुछ होता। तो बहुत बार वो पुलिस अफसर का विवेक, अपना उसका विजडम जो है वो काम करता है कि अब इसको मेन तो है समाज को सुधारना। अब मैं उसको जेल में भेज के सुधार सकता हूँ, या केस दर्ज करके सुधार सकता हूँ, या छोड़ के सुधार सकता हूँ। तो ये कोर्ट भी मौका देती है, कोर्ट भी मौका देती है फर्स्ट टाइमर को। यानी कानून के साथ साथ इंसानियत भी जरूरी है, बहुत जरूरी है जी, बिल्कुल। आपने एक जवाब दिया था मुझे शुरुआत में कि आजकल के जो यूथ है, बच्चे हैं, वो प्राइवेट नौकरी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि ये पुलिस डिपार्टमेंट की जो जॉब है वो हेक्टिक है, स्ट्रेस, कितना स्ट्रेस रहता है पुलिस डिपार्टमेंट जॉब में? वैसे तो मैन टू मैन डिफर करता है कि मैं कितना स्ट्रेस किस काम के लिए लेता हूँ, परंतु बाउंडेशन तो है ही जी। भाई मान ले मैं काम नहीं कर रहा, मैं बैठा हूँ, परंतु मैं स्टेशन नहीं छोड़ सकता अपना बिना परमिशन के, तो ये सबसे बड़ी बात है। पर स्ट्रेस अगर कहा जाए ना, सिर्फ ये है कि जैसे थानों में एक आईओ जो है उसके पास एक दिन में 5-5 केसेस अगर वो दर्ज कर रहा है, चोरी या किसी भी तरीके के, तो उसके पास वो प्रेशर तो रहता है कि इसको डिस्पोज ऑफ करो। आजकल नए कानून में वीडियो भी बनानी है, वो बहुत सारी चीज़ें अपलोड करनी होती हैं, तो ऐप है और सारी चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा, जो आगे जाके उसका बहुत अच्छा परिणाम आने वाला है, क्योंकि अब लोग सजा भी होंगे। पहले ये होता था ना कि
पुलिस ने जैसे मान लो कोई इलीगल वेपन बरामद कर लिया, कट्टा बरामद कर लिया, वो कोर्ट में जा कहता है जी मेरे पास तो था ही नहीं, अब वीडियो बनती है साथ में रिकवरी की, तो वो कोर्ट में एक्सक्यूज नहीं है उसके पास, कल को वो वीडियो ऐप में अपलोडेड है, उसको दिखेंगे वहाँ पे कि हाँ ये इसमें ये बरामद की तो हो रही है, तेरे से तो झूठ कैसे बोल सकता। तो ये तो पुलिस की वो तो हर एक काम में एक जो अब मैं देखता हूँ जो ट्रेन के जो लोको पायलट हैं जो ट्रेन चलाते हैं, हालांकि उनका फिक्स है 8 घंटे, परंतु 8 घंटे जाके आप घर तो वापस जा नहीं सकते, बिल्कुल आपको नाइट में रुकना ही कहीं ना कहीं, फिर वापस आना है अगले दिन। तो काम का तो स्ट्रेस तो एक जो एक रेडी चलाता है, रिक्शा चलाता है, उसके पास भी है, वो तो सबको ही है, होना भी चाहिए, परंतु वर्कलोड तो एक्स्ट्रा अगर है, क्योंकि मैन पावर थोड़ी कम है हमारे पास, जितनी होनी चाहिए उसकी बजाय। हालांकि पुलिस चल रहा है सरकार की तरफ से प्रोसेशन नई भर्ती का, पर वो नई भर्ती 2-3 साल में आते इतने फिर रिटायर हो जाते हैं, फिर दोबारा मैन पावर कम हो जाती है। मेंटली स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण बना। हरियाणा पुलिस में IPS वाई पूरन सिंह और एक और आपके पुलिस जवान की ने जो सुसाइड कर ली, वो क्या मानते हैं आप? मैडम ये तो हिंदुस्तान में अगर आप सिर्फ सुसाइड का डेटा उठा के देखोगे ना, आप गूगल करोगे तो लगभग 1.5 लाख आदमी हिंदुस्तान में सुसाइड से मरता है, जो ऑन रिकॉर्ड है। जो किसी का कोई मर गया और उन्हें ना पुलिस को सूचना दी और चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया, वो भी होंगे बहुत सारे। तो हर आदमी का परसेप्शन अपना अपना है, वो किस चीज़ को कैसे लेता है, तो उस हिसाब से अब इस किस्से में मैं विशेष पर्टिकुलर में नहीं बता पाऊंगा अभी क्या रहा इनका, जो भी कारण रहा वो तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। IPS वाई पूरन सिंह केस में उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट पर ही मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए। हाँ, उसकी जांच अभी चल रही है जी, वो देखो क्या इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है, उस लेवल पे मैं नहीं कह सकता कुछ भी, लेकिन परंतु अब क्योंकि मैं रेल में आ गया हूँ, मैं देखता हूँ अक्सर लोग मतलब कितने लगभग ये समझो आप हरियाणा में लगभग 1200 के करीब लोग एक साल में रोड इस पर रेल एक्सीडेंट में एक्सपायर होते हैं हरियाणा में। उनमें से बहुत सारे सुसाइड्स भी होते हैं। तो अब वो कई आर्थिक तंगी है, किसी को मानसिक परेशानी है, कुछ है, उसका समाधान मैं जो अपने स्टाफ को, अपने परिवार को या मैं अपने मिलने जुलने वाले को सबको बताता हूँ कि आप अपनी हार्ट बीट कम ज़्यादा नहीं कर सकते, अपना डाइजेशन को आप नहीं रोक सकते, ना चला सकते हो, किडनी का फंक्शनिंग आप रोक नहीं सकते, आप बॉडी में कोई भी कार्रवाई जो भी हो रही है उसको कोई कंट्रोल नहीं है आपका, सिर्फ सांस पे आपका कंट्रोल है। और जिस पे सांस पे ही हम सबसे कम ध्यान देते हैं, आप नॉर्मली किसी से पूछो भाई याद है कब सांस ली थी, तो लोग हो सांस पे तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो आप सिर्फ सांस को कंट्रोल करके कि मैं सांस को थोड़ा सा डीप ले लूँ, इंटेंशनली ले लूँ, आप अपने मन को और बॉडी को सबको ठीक कर सकते हैं। लेकिन हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट में 2 सुसाइड केस के बाद एक शोर सा मच गया कि हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट में या पुलिस डिपार्टमेंट में क्या मेंटली टॉर्चर है, क्या स्ट्रेस ज़्यादा है? नहीं ऐसा नहीं है मैम, देखो वो तो सबके मैं बता रहा हूँ कि हर फील्ड में है। एक किसान है उसको भी मेंटल स्ट्रेस है कि उसने पूरी फसल तैयार करी और अचानक से बारिश होगी तो गया सारा काम, उसका जो है 6 महीने की उसकी मेहनत थी एक झटके में कई सारी, तो वो तो स्ट्रेस तो उसको भी है। मैं वही कह रहा हूँ कि आप किस तरह से मैनेज करते हो। लेकिन सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है उसको। हाँ, सुसाइड तो सबसे कमजोरी का काम है वैसे देखा जाए तो, परंतु अब उस समय मानसिक स्थिति क्या रहती है उसकी, कौन काउंसलिंग कर रहा है, किस तरह के इनपुट दिमाग के अंदर है, वो डिसीजन लेना ही है बस। एक आदमी डिसीजन लेता है, वो है ना फ्लाइट एंड फाइट वाला सिस्टम, कि कहीं बॉर्डर पे लड़ाई कर रहा है, एक आदमी डर के भाग जाता है, एक आदमी फाइट करता है, तो अपना खुद का विवेक है उस समय क्या डिसीजन है उसका। जब ये हुआ, ये केस हुआ, तो क्या माहौल हो गया था आपके डिपार्टमेंट में, क्या बातें चल रही थी? देखो एक हमारे अफसर जब जाता है कोई भी इतने सीनियर लेवल चाहे जूनियर लेवल भी, जब आप जिनके साथ काम करते हो कोई भी होता है तो सबको सदमा तो लगता ही है। तो सभी स्ट्रेस में थे यही कि भाई ऐसे क्या हुआ कि एक अफसर हमारे को छोड़ के चले गए बीच में, और अच्छे अफसर थे। तो बाकी उसके कारण क्या थे वो भी जांच चल रही क्या है, वो करेगी, चंडीगढ़ पुलिस लगी हुई है। आपके इनकाउंटर की चर्चा, गुड़गांव का वो इनकाउंटर क्या था, उस वक्त क्या हुआ था अचानक? असल में क्या हुआ था मैम, गुड़गांव कोर्ट में जब भी कोई सीरियस बदमाश, कोई हीनियस क्रिमिनल पेश होते थे ना, तो उनको अलग से सिक्योरिटी और अलग से व्यवस्था देते थे उनको। मैं था उस समय क्राइम ब्रांच में, एक इंचार्ज था क्राइम ब्रांच का। तो क्राइम ब्रांच भी क्योंकि सिविल क्लोथ्स में रहती थी वहाँ पे, तो वो जैसे ही वो फायरिंग हुई तो पुलिस तो थी, हम भी थे सिविल में ही, तो उसने
बाथरूम में घुस गया उनमें से एक बदमाश, और जब उसको कहा भी सरेंडर कर दे तो उसने किया नहीं और अंदर से फायरिंग शुरू की। तो हमारी टीम ने फिर सेल्फ डिफेंस में जब उसको पकड़ने के जाओगे तो और वो अंदर से गोली चलाएगा, तो फायर के बदले में जब फायर किया अपने बचाव में तो उसको गोली लग गई, तो वो मर गया। फिर जब मर गया तो उसके बारे में निकाला गया कि कौन कहाँ का है, तो वो लड़का पहले मर्डर के केस में ही उम्र कैद हो चुका था और पैरोल पे आया हुआ था, और पैरोल पे आके फिर एक मर्डर कर दिया और कोर्ट में ही कर दिया, तो फिर वो इनकाउंटर में मर गया था। एक उसका साथी था, वो भागते हुए उसने फिर आगे कहीं पुलिस ने चेज किया उसको फिर पकड़ने की वजह से, उसने फायर किया, वो भी मरे, 2 मरे थे उसमें एक ही इनकाउंटर में। तो 2 लोग उसमें वो सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने अपने मारे, मतलब वो फायर किया तो लगी थी उनको गोली। अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर एक बात और चलती है, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस और अदर स्टेट की पुलिस। मतलब यूपी पुलिस का जब नाम आता है तो कहते हैं कि योगी सरकार में पुलिस के हाथ खुले छोड़े हुए हैं, पुलिस को आज़ादी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है, कोई भी बदमाश बच के नहीं जा पाता, और बदमाश जो है कुख्यात बदमाश वो यूपी जाने से डरते हैं खासकर। तो ये क्या है, फर्क होता है यूपी पुलिस हरियाणा पुलिस में, दोनों पुलिस डिपार्टमेंट में कितना फर्क है? पुलिस तो पुलिस ही है जी, देखो वो भी कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं, वो भी। क्या इसमें सरकार का कोई रोल होता है कि किसी मुख्यमंत्री ने उनके हाथ खुले छोड़ रखे, ये जो भाषा अपनाई जाती है? नहीं, ये बात सही है कि भाई इस तरह का चल रहा है चर्चा, परंतु पुलिस तो कानून के हिसाब से काम करेगी। वो इत्तेफाक हो सकता है भाई एक जहाँ पे दरअसल एक एरिया ऐसा है जहाँ शांत एरिया है, तो वहाँ पे आपको बदमाश भी कम है और क्राइम भी कम है। एक एरिया जहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा बदमाश हैं या ज़्यादा क्रिमिनल्स हैं, तो वहाँ पुलिस को ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, उसमें इनकाउंटर भी फिर ज़्यादा होंगे। तो वो ऐसा कोई सरकार हाथ खोल दे या बांध दे, ऐसा मेरे को नहीं लगता कुछ ऐसा है। कारण ये है कि आपको करना है सेल्फ डिफेंस में। अगर इनकाउंटर कोई कर रहे हो आप किसी को, तो आप कोई सामने वाला फायर कर रहा है, वो आपको भी अधिकार है, वो सबको, हर आम आदमी को है कि अगर कोई मेरे ऊपर डंडे से वार कर रहा है तो मैं डंडे से वार कर सकता हूँ अपने बचाव में, और मेरे ऊपर कोई गोली से वार कर रहा है तो मैं गोली से वार कर सकता हूँ अपने बचाव में। तो सीधा सा सिस्टम है। तो उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसे इंसिडेंट ज़्यादा आ गए तो उन्होंने वो इनकाउंटर ज़्यादा हो गए। बाकी तो मीडिया में जो चलता है उस हिसाब से चल रहा है जी। लोग बाकी तारीफ करते हैं यूपी में इनकाउंटर की कि इंसाफ मिल गया, इनकाउंटर कर दिया, इंसाफ मिल गया। देखो वो मैं कह रहा हूँ, इनकाउंटर किया नहीं जाता, कर नहीं सकता कोई भी, वो तो इनकाउंटर तो होता है कि सामने वाला अगर फायर कर रहा है तो ही पुलिस वापस रिटेलिएट करेगी उसको। तो अगर मान लो मेरे आगे कोई, मैं किसी को पकड़ने गया हूँ या मेरे को कोई बदमाश भागता हुआ मिल रहा है और मैं कह रहा हूँ भाई रुक जा, और वो रुक गया तो मैं गोली चलाऊंगा, तो वो तो इलीगल है। तो इसलिए ऐसे ही वो भी है, मैं जैसे बता रहा हूँ कि वो इत्तेफाक है कि हो गया। ऐसा नहीं है कि भाई मार रहे हैं और मार रहे हैं, वो मार रहे हैं, हम मार रहे हैं, तो वो इलीगल है, नहीं मार सकते। सिरसा आप गए राम रहीम केस के वक्त? जी जी जी। उस केस की कुछ किस्से, कुछ बातें? हाँ, उसमें एसआईटी बनाई गई थी और उसमें एसआईटी में मेरे को लगाया गया था वहाँ पे। तो जब मैंने चार्ज संभाला तब तक तो लगभग सारा काम, मतलब जो अरेस्ट लगभग सारी हो चुकी थी जब मैं गया था सिरसा ट्रांसफर होके यहाँ से। तो उसके बाद तो सिर्फ हाई कोर्ट में ही चलता था केस, क्यों हाई कोर्ट में जब भी डेट लगती थी तो मैं और हमारे एसपी साहब और जो भी अफसर थे सब जाते थे वहाँ पे, और अपना पक्ष, वो दोनों एडवोकेट्स दोनों पक्ष के जैसे वो चलते थे, तो हम भी पूरा दिन वहाँ रहते थे। इस एसआईटी टीम में कितने लोग, कितने मेंबर्स थे? एसआईटी में 10-12 लोग थे। किसी भी केस में विक्टिम डिमांड करता है कि एसआईटी टीम गठित की जाए। एसआईटी टीम किस तरीके से अलग काम करती है? एसआईटी में ये होता है, अगर फुल फॉर्म देखें ना, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। तो आपके अदरवाइज तो आपके मुकदमे का एक इन्वेस्टिगेशन अफसर होता है, एक, चाहे वो किसी भी रैंक का, हेड कांस्टेबल से लेके और डीएसपी और एसपी तक भी हो सकते हैं। तो एक इन्वेस्टिगेशन का एक आदमी है। उधर टीम बना दी तो 2-3 आदमी हो गए, तो 2-3 होंगे तो थोड़ा रिजल्ट जल्दी आएगा, थोड़ा फास्ट काम होगा, थोड़ा अच्छा काम होगा, इसलिए लोग डिमांड करते हैं कि एसआईटी बनाई जाए। किस तरीके के केस में एसआईटी टीम गठित की जाती है सरकार? नहीं, वो सेंसेशन, वो ग्रेविटी देखी जाती है। अभी एक बच्चा हमारे बादरगढ़, मतलब वो मिला तो था नूह में, उसका हाथ कटा हुआ था और उसने स्टेटमेंट दी कि मैं बादरगढ़ स्टेशन पे, मेरे को मैं अपने परिवार से बिछड़ गया था, और उसकी उम्र 14-15 साल थी, बिहार का रहने वाला था, और उसमें मेरे को कोई मोटरसाइकिल पर बिठा के ले गया, उसने अपनी डेयरी पर रखा और वहाँ मेरा हाथ गंडासे में कट गया, तो मेरे को यहाँ पे छोड़ गए नूह में लावारिस। तो उसमें एसआईटी बनी। अब देखो बिल्कुल गरीब आदमी था, बच्चा था, पर उसमें एसआईटी बनी क्योंकि मामला बड़ा सीरियस था, और उसमें 2-3 महीने हम लगे रहे। तो उसमें फिर अब पिछले हफ्ते में ही वो ट्रेस आउट हुआ है, और उसमें यहीं यमुना के पास
ही एक डेयरी है, वहाँ से एक वो बंदा अरेस्ट हुआ है जो दे के आया था वहाँ से, और उसका चलान हुआ है। तो किसी में बना ही सकते हैं, ग्रेविटी देख के, मामले की सीरियसनेस देख के। जाट आंदोलन के वक्त किस टाइम आपकी पोस्टिंग वहाँ हुई, किस टाइम आपको भेजा गया? वहाँ भी जब मामला शांत हो गया था ना 3 दिन बाद ही, और वहाँ जो तत्कालीन जो डीएसपी थे वो निलंबित हो गए थे कि भाई नहीं मेंटेन कर पाए लैंड ऑर्डर, तब मैं गया था। तो उस समय कुछ जो बुक्स की दुकान थी जो जली हुई थी ना, उनमें तो तब भी धुआं उठ रहा था, क्योंकि किताबें जलती रही धीरे धीरे। बाकी वैसे लोग शांत हो गए थे, और मैंने देखा वहाँ पे, क्योंकि फिर वहाँ मैं जब लोगों से मिला, मैं पहले कभी गोहाना रहा नहीं था, सोनीपत तो रहा था, गोहाना नहीं रहा था। तो लोग इलाके के सब जगह के अच्छे लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो गाँव में जा के मिले, उनसे कांटेक्ट किया, तो लोग तैयार हो गए थे। उसके बाद फिर एक बार उठी थी आवाज़ 1-2 महीने बाद कि दोबारा से शुरू होएगा जी आरक्षण। तो लोग मेरे साथ थे, वहाँ के आसपास के गाँवों के बुजुर्ग सैकड़ों, कि जी कैसे होएगा, अब की बार हम रहेंगे आपके साथ, कुछ नहीं होने देंगे देखने इलाके में। पर वो हुआ ही नहीं, फिर वैसे ही अपने आप ही टल गया, नहीं तो लोग थे साथ में। अब की बात कुछ सवाल आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी निजी जिंदगी से जुड़े हैं। डीएसपी रैंक अधिकारी की क्या हॉबीज होती है? चेची साहब की क्या हॉबीज है? हाँ, मेरी हॉबी तो वास्तव में तो अगर पूछा जाए ना, मेरी हॉबी है तो मैं किसी के काम आ सकूँ, कि जितना मेरे को अच्छा लगता है कि किसी का कुछ मदद कर सकूँ, और मैं मौका ढूंढता हूँ। जैसे मेरे ड्राइवर को भी है कि अगर कोई आदमी या औरत, बच्चा, बड़ा, किसी भी एज का अगर रोड पे खड़ा हुआ है, रोड क्रॉस करने के लिए भी, और तेरे को दिख रहा है पीछे लाइन लगी हुई, तो रोक के निकाल इसको। तो लोग बड़ा, फिर वो पुलिस की गाड़ी जब रुकती है वो बिना मतलब के निकालते हैं लोग, तो मतलब वो थैंक्स भी करके जाते हैं, सारे जेस्चर्स दिखते हैं उनके। बाकी तो मैं थोड़ा सा म्यूजिक में भी मेरा शौक है। गाते भी हैं, सुनते हैं? नहीं, मैं सुनता भी हूँ और गाने का प्रयास भी करता हूँ, और हारमोनियम वगैरह मैं कोशिश करता हूँ सीखने की, टाइम नहीं निकाल पा रहा। मैं रिटायरमेंट के बाद 2 साल बाद थोड़ा फुल टाइम लगाऊंगा इसमें भी, हारमोनियम सीखने में। हाँ यहाँ। तो रिटायरमेंट के बाद के प्लान आपके रेडी हैं? हाँ यही है जी, बस और कुछ नहीं। गाना कौन सा आपका फेवरेट है? नहीं, ऐसा कोई फेवरेट तो कुछ ऐसा विशेष कोई नहीं गाना है। अभी ऐसा नहीं, जहाँ दाव बैठ जाए तब गा देता हूँ, पर वैसे कोई ऐसा कोई नहीं है जो। हाल फिलहाल की सिचुएशन पर? नहीं, अब तो मैडम ऐसा तो कुछ विशेष कोई मेरा नहीं है इस तरह की तैयारी। कौन सा गाना सबसे ज्यादा सुनते हैं? अगर आपका यूट्यूब हम देखें तो कौन सा गाना आपकी प्लेलिस्ट में सबसे ज्यादा प्ले आज तक तो मैडम भजन और आध्यात्मिक गाने ज्यादा रहते हैं जी मेरे पास ना जी। पर मतलब ऐसी याद कुछ नहीं रहता, मैं गा तो लेता हूँ, पर वो उसमें कैराओके में साथ में लिख के आता है ना, वो वाला देख देख के, पर मतलब ऐसे कुछ याद नहीं रहता जी जी। और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें आपकी लाइफ की, ऐसा किस्सा? बचपन में मैडम मैं असल में ना जी, मेरी मंडली ऐसी थी कि पूरा दिन गिल्ली डंडा खेलना, पतंग उड़ाना, कुत्ते पालना, बंदर पालना, कबूतर पालना, बिल्लियाँ पालना, मतलब घर में मतलब पकड़ पकड़ के लिए आता था, बस वही था मेरा काम। भाई कहीं अलग किस्म का कुत्ता किसी ने बता दिया तो अलग ले आना उठा के वहाँ कहीं से बिल्ली ले आनी, चिड़िया, कबूतर, इस तरह से मतलब वो पशु पक्षियों से बहुत प्रेम है आपको? पूरा जिया जी, हाँ। मतलब जो दिल करा वैसे ही चलती रही जिंदगी बढ़िया। घर वालों ने भी पता नहीं क्यों विरोध नहीं किया, हालांकि। तो घर पे गए बचपन में चोर पुलिस का खेल नहीं खेला आपने? खरगोश पकड़ के ला रहा हूँ, वो तो था जी, स्कूल से बंक मारना मेरी पक्का था ही रोज। आप बंक मारते थे? निश्चित रूप से था। आपकी बातों को सुन के तो नहीं लग रहा है मुझे। नहीं, पक्का था जी, वो तो स्कूल में रहना ही नहीं था, लगे जगह पक्का। एक यार दोस्त एक था हमारा साथी नरेश, उसके घर में बैग रखना था और वो भाग जाना वहाँ से बस। क्योंकि आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर लग रहा है आप बहुत पंक्चुअल, बहुत डिसिप्लिन स्टूडेंट रहे होंगे। मतलब शरारत तो नहीं करी, बस पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था ना, तो बस यूं नहीं पता था क्यों पढ़ना है, तो इसलिए भाग जाते थे ऐसे। तभी 3rd डिविजन रहे सारी उम्र जी। लेकिन अब 1st डिवीजन? नहीं, अब प्रयास है जी, अब तो औसत दर्जे का काम करता हूँ वैसे। हाँ। पर लोग अप्रिशिएट करते हैं वैसे। नहीं, बहुत अच्छा काम रहता है आपका, और तभी लोग चेची साहब को इनका ट्रांसफर रुकवाने के लिए सड़कों तक आ। तो आज के पॉडकास्ट विद दीपा राणा के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट रहे डीएसपी राजेश चेची साहब, जिनसे हमने बहुत सारी बातें सीखी, एक्सपीरियंस शेयर किया। आप इस पॉडकास्ट को शुरू से एंड तक जरूर देखना। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इस एपिसोड में बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, और आपके क्या सवाल है। जब हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में दोबारा फिर चेची साहब के साथ बैठेंगे, वो सवाल मैं जरूर पूछूंगी उनसे। लेकिन जो मेरा वादा था आपसे कि पॉडकास्ट विद दीपा राणा, हमारे इस शो में हम अपने गेस्ट बुलाएंगे पॉलिटिकल, पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए इन्फ्लुएंसर्स, और वो लोग भी जो अपने स्टाइल से पूरी स्पॉटलाइट ही खींच ले। अब आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि नेक्स्ट
पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हम किसे रखें। आप दीपा राणा के साथ इस शो में किसे देखना चाहते हैं, कमेंट करना और ये भी बताना ये पॉडकास्ट कैसा लगा। फिलहाल के लिए थैंक यू सर। थैंक यू।